नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत की जलवायु के विषय में। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की जलवायु, और इसको एक यूट्यूब चैनल इस वीडियो के माध्यम से समझाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी ये असंभव नहीं है। इसको हम संभव करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको मैं भारत की जलवायु के संदर्भ में आज आपको बताऊंगा, और इस पूरे जलवायु के प्रकरण को हम 3-4 यूट्यूब वीडियो के माध्यम से पूरा कर लेंगे। आज हम बेसिक रूप से जो भारत की क्लाइमेट है उसके मुख्य और मूलभूत जो पहलू हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रमुख रूप से बताना चाहूँगा कि जो भारत की क्लाइमेट है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसमें एकता और विविधता रूपी जो अंतर लाने वाले कारक हैं उनको एक बार हम समझेंगे, तो फिर आप समझोगे कि भारत की जलवायु का निर्धारण करने में इन कारकों का विशेष योगदान है। उसके बाद हम आगे की जो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया के संदर्भ में जो बनती है उनका जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले मोटे रूप से हम देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, भारत की जलवायु जो है ये मूल रूप से उष्ण मानसूनी प्रकार की है। मोटे रूप से, कॉमन रूप से अगर कहेंगे तो इसको उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। और आपको जैसे कि पता है, मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बनता है, और इस मानसून का अर्थ होता है ऋतुओं का परिवर्तन, यानी कि पवनों का एक समय के साथ में परिवर्तन होना, अर्थात उनकी दिशा में बदलाव होना ही इस मानसून का अर्थ है। यानी मौसम के अनुसार पवनों की दिशा में बदलाव हो जाना मानसून कहलाता है। मानसूनी जलवायु में एक रूपता और विविधता लाने वाले कुछ कारक हैं जिनके कारण से हमारी जलवायु में विविधताएं देखने को मिलती हैं। और एक रूपता, जैसे कि एक रूपता के लिए हमने इसको नाम दिया है मानसूनी जलवायु, तो मोटे रूप से तो ये मानसूनी जलवायु हम इसको कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्षेत्रीय आधार पे बहुत सारी जगह विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं भारत में। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापकता एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है, अर्थात भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण में जब हम केरल का जिक्र करते हैं, जो सुदूर दक्षिण में पड़ने वाला राज्य है, और उसके आसपास जो तमिलनाडु, वहाँ की जलवायु उत्तरी जो हमारे राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या जम्मू कश्मीर हैं, या फिर अरुणाचल, असम है, तो उनकी क्लाइमेट से कुछ भिन्न प्रकार की जलवायु हमें यहाँ देखने को मिलती है। मोटे रूप से उदाहरण दिया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जलवायु में एक भिन्न प्रकार का अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम, वर्षा ऋतुओं की लय, आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में विभिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। अर्थात हमारे भारत में प्रादेशिक आधार पर जो विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं उनका कारण है पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम, वर्षा ऋतुओं की लय, आर्द्रता, शुष्कता, ये सब जो मात्राएं हैं स्थान के अनुसार बदलती है। अर्थात अलग अलग स्थानों पे पवनों की दिशा, गति, तापमान, वर्षा, ऋतुओं की स्थिति, जैसे कि हम देखते हैं दक्षिण भारत में ऋतुएं देखी नहीं जाती है। सागर तटीय जो राज्य हैं या सागर तटीय जो शहर हैं उनमें ऋतुओं का पता नहीं लग पाता। दक्षिण भारत में तिरुवनंतपुरम है, केरल के तटीय हैं, चेन्नई है, मुंबई है, तो यहाँ ऋतुओं का स्पष्ट रूप से आभास नहीं हो पाता है। वहीं उत्तरी भारत में जैसे कि देखते हैं हम, दिल्ली है, जयपुर है, तो वहाँ स्पष्ट रूप से ऋतु देखने को मिलती हैं। यह है गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 50 डिग्री सेल्सियस को छू लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास का तापमान -50 डिग्री या लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। और उसी समय में जब उत्तरी भारत में सर्दियों में तापमान रात के समय में -50 डिग्री या लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो दक्षिण भारत में चेन्नई के आसपास का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दो स्थानों में हमने देखा कितनी ज़्यादा तापमान का अंतर रहता है। उपयुक्त उदाहरण की पुष्टि करते हैं। भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तापमान में ऋतुगत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं,
यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटे का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं देखने को हमें मिलती है। मोटे रूप से ये जो जिक्र हमने किया है। उदाहरण केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में वो मुश्किल से 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर पाया जाता है, किंतु थार के मरुस्थल में हम देखते हैं कि लगभग 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर या दिन और रात के समय में देखने को मिलता है। जैसा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिन का हो जाता है ग्रीष्म काल में, और वहाँ रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पहुँच जाता है। तो ये हमने मोटे रूप से देखा। हिमालय में ये जो कोष्टक में आपको दे रखा है, इसका जिक्र अभी हम बाद में करेंगे। ये कुछ जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जो होता है वर्षा का रूप जल के रूप में होता है। वर्षण का रूप जल के रूप में है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में बरसात की मात्रा की भिन्नता तो देखने को मिलती ही मिलती है, वर्षण के रूपों में भी भिन्नता मिलती है। उत्तर भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें हिम के रूप में वर्षा होती है, बाकी शेष भारत में लगभग जल बूंदों के रूप में वर्षा होती है। इस प्रकार केवल उस वर्षण के प्रकारों में अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। मेघालय की जो गारो खासी और जयंती पहाड़ियाँ हैं, वहाँ चेरापूंजी मौसिनराम में वार्षिक वर्षा लगभग 1100 सेंटीमीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। इसके विपरीत राजस्थान का जो भारत के सुदूर पश्चिमी भाग है, वहाँ लगभग 12 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा देखने को हमें मिलती है। उत्तरी पश्चिम हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में मेघालय में अभी हमने बताया एक जगह विशेष पे तो बरसात लगभग 1100 सेंटीमीटर के आसपास चेरापूंजी और मौसिनराम में होती है। लेकिन एवरेज रूप से मेघालय की अगर वर्षा देखते हैं तो ये भी 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या 5वें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में हमने जो बताया कि जुलाई और अगस्त के जो महीने हैं वहाँ भारत में प्रमुख रूप से जुलाई से लेकर के जून से आरंभ हो जाता है। तो जून के बाद में जुलाई अगस्त ये मतलब अपने मानसून प्रमुख रूप से इन्हीं महीनों में आता है। और यह जो भारत का पूर्वी जो तटीय भाग है, उत्तरी पूर्वी तट है, वहाँ काफ़ी अधिक वर्षा होती है। और ठीक इसी समय भारत के जो दक्षिणतम भाग विशेष रूप से तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, वहाँ बरसात होती ही नहीं है और बिल्कुल शांत वायुमंडलीय दशाएं देखने को मिलती हैं। जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण की बात जो अभी हम कर रहे थे, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे शांत एवं शुष्क दशाएं रहती है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच ही होती है। पूरे भारत में जो हमारा जो मानसून है वह जून से लेकर के सितंबर तक ही रहता है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा शरद ऋतु अथवा अक्टूबर नवंबर के आसपास में लौटते मानसून से वर्षा होती है। हमारे देखो ये जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आता है कि भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जो लौटते हुए मानसून से या मानसून प्रत्यावर्तन के दौरान या फिर सर्दियों में दक्षिण भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जो लौटते मानसून से या सर्दियों के मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, तो वह है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपने लय और विशिष्टता में मानसूनी है। लेकिन अंततः हम फिर वही कहेंगे कि हमारे भारत की जो जलवायु है वह मूल रूप से मानसूनी जलवायु है, यानी कॉमन रूप से अगर हम इसको एक नाम अगर दें तो वह इसके लिए मानसूनी जलवायु कहना अधिक उपयुक्त है। फिर भी हम देखते हैं कि हमारे इससे जो जलवायु है उसको उसमें जो विभिन्नता उत्पन्न करने वाले कारक हैं उनका भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि कौन से कारक है जिसके कारण से जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं और जिसके कारण से इसमें विभिन्नताएं आदि देखने को मिलते हैं या कॉमन रूप से इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जैसे कि अरब सागर के चारों ओर तापमान, अरब सागर के चारों ओर उच्च तापमान का बना रहना, उच्च तापमान की स्थिति होना, गर्मियों में अंतउष्ण ITCZ जिसको कहते हैं अंतउष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र की स्थिति उत्तर की ओर हो जाना, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ITCZ पाया जाता है, जिससे सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ जिसमें भी उसमें भी चेंज होता है ITCZ में भी। तो ये ITCZ भी ग्रीष्म काल में उत्तर की ओर चला जाता है और लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री का जो क्षेत्र उस वहाँ तक ये ऊपर चला जाता है। ITCZ की स्थिति उत्तर में हो जाती है, ये लगभग भारत के गंगा के मैदान तक ये पहुँच जाता है ITCZ। हिंद महासागर में उच्च दाबीय स्थिति वहाँ उस समय बन जाती है ITCZ के ऊपर जाने के बाद में हिंद महासागर में
प्रेशर हाई रहता है और ITCZ वाला जो गंगा का मैदान है अपने भारत में जो बनता है वहाँ लो प्रेशर की स्थिति बनती है। तिब्बत के पठार पर गर्मियों में उच्च तापमान, ITCZ जब अपने चरम बिंदु पे होता है उत्तरी गोलार्ध में उच्चता की ओर होता है, तो तिब्बत के पठार पे ग्रीष्मकाल में उस समय तापमान अत्यधिक होता है और गर्मियों में हिमालय में उत्तर से पश्चिम में जेट वायुधारा की गतिविधियों, ये भी उस समय जो जेट धाराएं जो चलती है उनकी स्थिति में बदलाव होता है और प्रायद्वीप पर उष्णकटिबंधीय पूर्वी वायुधारा की उपस्थिति आदि ऐसे कुछ कारक हैं जो मोटे रूप से हमारी क्लाइमेट को, भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इनको एक एक करके हम एक अलग रूप से भी देख सकते हैं, जिसको आप देख सकते हो कि मोटे रूप से अगर हम कहें कि भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो मोटे रूप से दो हैं। जैसे पहला हम कह सकते हैं कि स्थिति और उच्चावच, एक कारक अगर हम इसको मानते हैं, वैसे हम काफ़ी सारे कारक देखेंगे लेकिन वो कुल मिला के अंतिम रूप से इन्हीं कारकों से जुड़े होते हैं मोटे रूप से। जैसे स्थिति संबंधी कारक और उच्चावच संबंधी कारक, यानी कोई स्थान किस जगह अवस्थित है और वह सागर तल से कितना ऊपर या नीचे है, ये एक मेजर फैक्टर है किसी भी स्थान विशेष या प्रदेश विशेष जो होता है उसकी जलवायु को निर्धारित करने में। स्थिति और उच्चावच सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक होता है वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। अब मैं आपको बताऊं कि पहले अभी हम जो जिक्र करेंगे वो स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारकों के संदर्भ में हम प्रमुख रूप से अभी हम जो जिक्र करेंगे, और जो वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक हैं ये थोड़ा विस्तार से और धीरे समझाने वाला टॉपिक है। इसको मैं अगले जो इसका पार्ट आएगा, पार्ट बी जो आएगा इंडियन क्लाइमेट का पार्ट बी, उसमें हम समझेंगे इसको। ये थोड़ा सा के धीरे धीरे और थोड़ा सा समझाना इसको तुलनात्मक रूप से थोड़ा अधिक कठिन है। बिना बोर्ड की सहायता से अभी ये सुविधाएं अपने पास नहीं है, केवल यूट्यूब चैनल पे आप इसको देख रहे हो अभी। और तो अभी हम करेंगे स्थिति और उच्चावच संबंधी कारकों का जिक्र। सबसे पहला जो हमारा है इसमें स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारकों के संदर्भ में है अक्षांशीय स्थिति। जैसा कि आपने छोटी किताबों में देखा है कि किसी भी प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति होती है, वह उसकी जलवायु को सीधे रूप से प्रभावित करती है। अर्थात कोई क्षेत्र है वह कहाँ स्थित है, अगर वह भूमध्य रेखा के आसपास होगा तो निश्चित रूप से तापमान ज़्यादा होगा। तापमान ज़्यादा होने पे तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब भी उसी प्रकार से होगी, पवनों की गति, बरसात की मात्रा, सारी कुछ चीज़ें ये बदल जाती हैं। तो कोई भी क्षेत्र का या प्रदेश का जो अक्षांश स्थिति होती है वह वहाँ की जलवायु को निर्धारित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है, और यह किसी अक्षांशीय स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत की अक्षांशीय स्थिति आप देखते हो कि भारत का अक्षांशीय विस्तार मैंने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमिका से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है और भूमध्य रेखा से थोड़ा वो ऊपर की ओर है, और कर्क रेखा जो लगभग इसके मध्य से गुजरती है, तो यह इसकी अक्षांशीय स्थिति है। कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा में देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में, जो कटिबंध प्रमुख रूप से भारत जो 3 कटिबंध हमारे उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध है, उनमें प्रमुख रूप से जो कटिबंध भारत में पड़ते हैं वह हैं शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध की स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। दूसरा कारक हम इसमें आगे देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। कर्क रेखा के दक्षिण भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है और उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण यहाँ वर्ष पर ऊंचे तापमान और कम दैनिक के वार्षिक तापांतर का अनुभव यहाँ किया जाता है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। यानी भूमध्य रेखा के कर्क रेखा के उत्तर और दक्षिण की स्थितियाँ आपने देखी, भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग शीतोष्ण कटिबंध में और नीचे वाले भाग उष्ण कटिबंध में। लेकिन स्थितियाँ यहाँ की कुछ सेम जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा नहीं है, क्योंकि उत्तर में हिमालय की जो स्थिति है उसके कारण से कॉमन रूप से हमारी जो शीतोष्ण शब्द है वह इतना अधिक उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो जलवायु को एकरूपता देने में हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। आगे देखेंगे हम। हिमालय पर्वत, उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजन की भूमिका निभाता है। ये ऊंची पर्वत श्रृंखला महाद्वीपों को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करता है।
उत्तर की ओर से ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाले शीतकाल में जो ठंडी पवनें हैं, ठंडी और शीतल पवनें, उनको रोकता है और भारत तक नहीं पहुंचने देता है। अर्थात भारत के उत्तरी भागों को ये अधिक शीतल नहीं होने देता है उत्तर से आने वाली हवाओं के द्वारा, और वे केवल मध्य एशिया तक ही सिमट के रह जाती है और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार वह उधर ही बह जाती हैं, उत्तर में हिमालय से उत्तर में रह पाती हैं, उसके दक्षिण में नहीं आ पाती। इस प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भाग से जो मानसूनी पवनें हैं उनको भारत में ही वर्षा रोक के वर्षा करवा देता है, और वे जो मानसूनी पवनें वे हिमालय को पार करके आगे की ओर अर्थात उत्तर की ओर नहीं जा पाती हैं। तो ये बड़े एक दीवार की भांति है। देखिए कितना अच्छा इसका सिस्टम बैठ रहा है अपने, कि उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं जो कि सामान्यतः कम महत्वपूर्ण होती हैं, मतलब लाभकारी कम है, ठंडी हवाएं हैं, उनको ये रोक देता है, भारत में आने नहीं देता। और दक्षिण से चलने वाली मानसून हवाएं हैं उनको भी ये रोकता है, लेकिन ये वर्षा करती हैं, इसलिए अपने लिए लाभकारी हैं। अब हम तीसरा कारक देखेंगे, जल और स्थल का वितरण। भारत के दक्षिण में तीन ओर हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। तीन ओर हिंद महासागर का मतलब एक तरफ आपको दक्षिण में हिंद महासागर है, उसी का हिंद महासागर का भाग, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ अरब सागर जो आप देखते हो, इसका मतलब ये तीनों तरफ ही हिंद महासागर ही है, लेकिन दोनों तरफ हमने इसका नामकरण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में कर रखा है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, इसलिए भारत का जो दक्षिणी भाग है वह प्रायद्वीपीय है, और मध्यवर्ती भाग और उसके समीपवर्ती जो भाग है, जलीय भाग है, उनमें तापांतर में अंतर होता है। तापांतर में अंतर होने, ताप का जो अंतर होता है ठंडे और गर्म होने का, उसके कारण से वहाँ वायुदाब में भी अंतर उत्पन्न हो जाता है, और वायुदाब में भिन्नता के कारण से पवनों की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जो ITCZ की स्थिति गंगा के मैदान में बनती है, वहाँ तापमान लो हो जाता है, तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है। और दक्षिण जो भाग है अर्थात हिंद महासागरीय भाग है, वहाँ एयर प्रेशर तुलनात्मक रूप से बढ़ जाता है और मानसून पवनों की उत्पत्ति हो जाती है। और भी बहुत से कारण है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे मानसून पवनों की उत्पत्ति होती है। अब हम देखेंगे समुद्र तट से दूरी, अर्थात हमारा जो भारतीय भूभाग है या प्रदेश है उसकी सागर तट से दूरी, यानी कि आंतरिक भागों की सागर तट से कितनी दूरी है। जो भाग सागर तट के बिल्कुल समीप है वहाँ की जलवायु सम प्रकार की होगी, कुछ अलग प्रकार की होगी, और जो सागर तट से काफ़ी अंदर हैं वहाँ की जलवायु कुछ विषम प्रकार की होगी। लंबी तटीय रेखा के कारण से भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाता है, ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापक्रम की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते। अर्थात मुंबई और कोंकण तट के जो लोग होते हैं तो वहाँ जलवायु में समरूपता, वर्ष पर एक ही प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता। जबकि शेष देश के आंतरिक भागों में और उत्तरी भागों में स्पष्ट रूप से हमें ये अंतर दिखाई देता है, जैसे कि दिल्ली है, अमृतसर है, जयपुर है, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वहाँ में ये अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब हम जिक्र करेंगे उच्चावच का। भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गतियाँ, दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। भारत में जून जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पश्चिम भाग ढाल के अभिमुख होने के कारण से, कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि उच्चावच जो है वो भी सीधे रूप से जलवायु को प्रभावित करता है, कि कोई भाग अगर अधिक ऊंचा है तो वहाँ तापमान कम होगा, कोई भाग अगर सागर तल के आसपास है या कम नीचा है तो वहाँ तापमान ज़्यादा होगा। कोई पवनों के सम्मुख है, मानसूनी पवनों के सम्मुख आता है तो वर्षा वहाँ ज़्यादा होगी, कोई मानसूनी पवनों के विमुख भाग है तो वहाँ वर्षा कम होगी। जैसे कि भारत का जो पश्चिमी घाट है वो मानसून काल में सीधी पवनें टकराती हैं, जैसे मुंबई है तो वहाँ वर्षा अच्छी होती है। उसी प्रकार से गारो खासी और जयंती पहाड़ियाँ मानसूनी पवनें सीधे प्रवेश करती है, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। और असम के जो दक्षिणी उत्तरी ढाल हैं, असम के जो उत्तरी भाग है वहाँ जो दक्षिणी ढाल है हिमालय के, उनके कारण से भी अच्छी वर्षा होती है। तो ये सामान्य सी बात है कि मानसूनी पवनों के अवरोध के रूप में जो पर्वत आते हैं वो रोक के अच्छी वर्षा करवा देते हैं। तो पहले हमने देखा कि एक कारक जो स्थिति और उच्चाव संबंधी कारक थे उनका हमने पूरा जिक्र किया। अब हम दूसरे वाला जो कारक है वायुदाब और पवन संबंधी कारक, उसका अगले
जो चैनल यूट्यूब अपना वीडियो आएगा उसमें हम जिक्र करेंगे। उससे पहले हम कुछ छोटी हुई जो चीज़ें हैं हमारी महत्वपूर्ण, उनको एक बार हम जिक्र उनका हम कर लेते हैं। जैसे कि ये परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनको एक बार देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसने कहा था कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है? मार्सडेन। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप कल्पना कर सकते हो कि हम जहाँ भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कर रहे हैं और मार्सडेन ये कह रहे हैं कि विश्व की सारी जलवायु भारत में देखने को मिलती है। तो ये हम मार्सडेन महोदय हमारे भारत की जलवायु की विभिन्नताएं उनको एक अपने भाषा के द्वारा बता रहे हैं। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम। ये स्थान मेघालय में पड़ता है। गारो, खासी और जयंतियाँ तीनों जो पहाड़ियाँ हैं ये कीपाकार हैं। यहाँ मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं और वे कीपाकार पहाड़ियों से घिर के ऊपर उड़ती हैं और बहुत ज़्यादा वर्षा करती है, इसलिए सबसे ज़्यादा बरसात होती है। लेकिन बड़े विचित्र सी बात आपको लगेगी कि मौसिनराम जिस स्थान पे है मेघालय में, वे पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं और वनस्पति लगभग वहाँ शून्य के बराबर है। केवल चट्टानी पत्थर आपको देखने को वहाँ मिलेंगे। वन विहीन क्षेत्र है वो मौसिनराम एक प्रकार से। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। ये लेह कहाँ है? जम्मू कश्मीर जो राज्य था पहले, अब वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो लद्दाख है उसका सबसे बड़ा जो जिला था लेह, वह है लद्दाख में पड़ता है, ये लेह है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा आपने देखी 12 सेंटीमीटर। ये राजस्थान के संदर्भ में, इसलिए आपको आना चाहिए कि जैसलमेर वार्षिक वर्षा का औसत 12 सेंटीमीटर के आसपास है। ऊपरी अधोमंडल अर्थात शोभ मंडल में तीव्रगामी वायुधारा का क्या नाम है? इसको जेट स्ट्रीम या जेट प्रवाह बोलते हैं। भारत में जनवरी माह में वायु जेट स्ट्रीम की स्थिति क्या होती है? जनवरी के महीने में जेट स्ट्रीम की स्थिति क्या होती है? हिमालय के दक्षिण में आ जाती है जनवरी के महीने में और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। जेट धारा के बारे में हम आगे वाले टॉपिक में थोड़ा डिटेल से देखेंगे। जेट प्रवाह की कौन सी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है? पश्चिमी शाखा, यानी जेट स्ट्रीम की पश्चिमी शाखा भारत में पश्चिमी विक्षोभों को लाने में सहायक होती है। पश्चिमी विक्षोभ वही हैं जो हमें राजस्थान में विशेष रूप से, जिसे हम मावट कहते हैं, यानी कि मावट जो होती है शीतकाल में दिसंबर जनवरी के आसपास फरवरी तक जो वर्षा होती है शीतकाल में, उसको मावट कहते हैं। वो मावट जो होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से या फिर पश्चिमी विक्षोभों से कहें हम, उन्हीं से होती हैं। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय चक्रवात हैं, इनको लाने में जेट स्ट्रीम या जेट प्रवाह सहायता करता है और ये इनको यहाँ खींच के इधर लाता है हमारे देश की तरफ। भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा होती है, प्रमुख रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और बिहार तक ये जाती है वर्षा। भारत के कौन से भागों में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है? बड़ा महत्वपूर्ण है। लौटते मानसून से भारत में कारोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु में वर्षा होती है। प्रत्यावर्ती मानसून किस भाग में आर्द्रता ग्रहण करती है? अर्थात लौटता हुआ मानसून आर्द्रता कहाँ से लेता है? बंगाल की खाड़ी से लेता है। कोपेन अर्थात कोपेनहेगन की भारतीय जलवायु वर्गीकरण की पद्धति जो है वो मूल रूप से किन पे आधारित है? तो हम कहेंगे तापमान और वर्षा पे कोपेन का वर्गीकरण प्रमुख रूप से आधारित है। हमने देखा, अब हम इसमें थोड़ा सा एक ये और देख लेते हैं, 5-7 प्रश्न बचे हुए हैं जिसमें महत्वपूर्ण है। देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियाँ कौन उत्पन्न करता है? हिमालय। इसमें हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण है हिमालय। किस ऋतु में भारत के भीतरी भागों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक रहता है? शीत ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक होता है ग्रीष्म ऋतु के बजाय। किस ऋतु में समताप रेखाएं अक्षांश रेखा का अनुसरण करती है? शीत ऋतु में। शीत ऋतु की प्रमुख विशेषता क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ किसके निकट उत्पन्न होते हैं? मैंने अभी बताया था, भूमध्य सागर यानी के आसपास के क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, यानी कि पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागर के आसपास। शीतोष्ण चक्रवात को भारत की ओर उन्मुख करने में किसका? जो पश्चिमी जेट प्रवाह का अभी इसका जिक्र हुआ था। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि किसका सूचक माना जाता है? जब सर्दियों के समय में रात के समय में तापमान बढ़ने लगता है तो हम समझ सकते हैं कि उस समय विक्षोभ यानी बरसात होने वाली है, पश्चिमी विक्षोभ अपनी तरफ आ रहे हैं। भारत में जो वर्षा होती है उसमें भी आपको मैं बता दूं कि भारत में सर्वाधिक 76% जो वर्षा होती है वो मानसून के समय में होती है और 13% जो वर्षा होती है वह लौटते मानसून से होती है। 10% जो वर्षा होती है वह मानसून पूर्व वर्षा होती है
और 3% जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा 74% वर्षा मानसून के समय यानी कि जून से लेकर के अगस्त का सितंबर तक, जून से अगस्त तक का जो मानसून काल प्रमुख रूप से है उसमें 74% वर्षा भारत में होती है। और 13% जो है वो लौटते मानसून से वर्षा, जो कि प्रमुख रूप से तमिलनाडु में होती है। 13% लौटते मानसून से वर्षा होती है। 10% वर्षा हमारे मानसून आने से पहले ही हो जाती है, जो कि उत्तरी पूर्वी भारत में विशेष रूप से होती है। जैसे असम में आपको देखा टी शावर के रूप में जिसको हम कहते हैं, और काल वैशाखी जो चलती है वो वाली जो वर्षाएं होती है, पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जिसको कहते हैं, और असम में जिसको हम टी वर्षा कहते हैं। दक्षिण भारत में भी ये मानसून से पहले जो वर्षा होती है जिसमें मैंगो शावर और कॉफ़ी शावर, कॉफ़ी और आम की फसल के लिए जो लाभकारी है वह है मानसून पूर्व की वर्षा है। और पश्चिमी विक्षोभों से लगभग 3% वर्षा। भारत में वर्षा का वार्षिक औसत 112 से 125 सेंटीमीटर। आपने वीडियो सुना, इसके लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो को भी आप सुनते रहिए।